क्या होता था उस समय पे, एक कुम्हार आपको बर्तन दे रहा है, या एक धोबी आपके कपड़े धो रहा है, या एक हजाम आपकी हजामत बना रहा है, तो एक परिवार, आप, आपके बच्चे, ये एक परिवार है। आप अपने बच्चे की शादी किए तो भी वो एक ही परिवार है। जिस दिन उसके बच्चा हो गया, वो दो परिवार, वो दो परिवारों के हिसाब से लेगा, वो एक परिवार का हिसाब नहीं, फिर दो परिवार हो जाता है। तो एक कुटुंब में कई परिवार होते हैं, कई परिवारों का हिसाब का वो लेता है, और इतने बड़े कुटुंब का वो अकेला नहीं कर सकता। जैसे इसके घर में बच्चा हुआ है, उसकी शादी होकर उसको बच्चा हुआ है, और उसे इसके घर में भी बच्चा है, उसकी भी रोजी रोटी होना है ना। तो ये जो नया परिवार जो चालू होता है, उसका, ये इसके घर का नया परिवार उसका काम संभालता है। ये आहार की बड़ी सुरक्षा थी। जैसे आपके घर में एक नया परिवार चालू हुआ है, आपके बेटे को अगर बेटा हुआ है, तो उधर कुम्हार के बेटे को भी अब बेटा हुआ है, तो भी वो एकदम अलग परिवार हो जाता था। एक घर में रह करके भी दूसरा परिवार माना जाता था, क्योंकि उससे जो सब कारीगर लेने वाले हैं वो दो परिवार के हिसाब से लेंगे। तो ये भी आपका दूसरे परिवार के हिसाब का काम, ये इसका दूसरा परिवार करेगा। ये नहीं कि एक ही जना सबका करेगा, नहीं, उसको काम उसी टाइम से मिल जाता है। जैसे गौड़ लोग है, गौड़ समाज है, गौड़ लोग, तो गौड़ लोग घर में, कलाल के घर में जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसी दिन वो 5 ताड़ी के झाड़ लगाता। जैसे से बच्चा बड़ा हो रहा है, ऐसे से ताड़ी के झाड़ बड़ा होते हैं। बच्चा 16 साल का हुआ, ताड़ी के झाड़ 16 साल के हो गए, चलो अब इसकी ताड़ी निकाल, बेच, तू तेरा जी। वो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन उसका आहार पैदा कर देना है, उसको आहार की चिंता नहीं होना है, उसी दिन उसका आहार पैदा कर देना है। तो हमारे पास में ये चीज रखा है कि तुम्हारे एक परिवार से दूसरा परिवार हुआ कि इसके दूसरे परिवार का आहार वहां चालू हो गया। हमारा कोई शास्त्रीय चीज नहीं बताया। अधम वृत्ति, किसी को अधम वृत्ति नहीं माना गया है, हर वृत्ति को श्रेष्ठ ही माना गया है। कल मैं ये जाति पुराण, भिक्षा वृत्ति, ये सब इसके बारे में बताऊंगा, उसमें ये सारी चीजें बताता हूँ। आज तो ये आपस में कैसा जीना है, इनका मार्केट कैसा है, कैसा कैसा मार्केट बनाया गया है। किसी को अधम मानते तो उसकी चिंता क्यों करना है, फिर उसके आहार की व्यवस्था क्यों करना है, वो सब नहीं चलता है। वो तो सब फिर गड़बड़ हो जाती है। अधम कोई है, ऊंचा कोई है, ऐसा नहीं। और यहाँ पे कि ये तो ये पूरा, तो ये जो बड़ा अच्छा एक सुंदर एक चौकड़ा तय किया गया था कि ये घर से एक सुनार को जितना पैसा जाता है उतना ही पैसा अगर एक कुम्हार को जाना है, तो उतना ही पैसा एक बांस के काम करने वाले को जाना है। तो इनकी कितनी चीजें इस्तेमाल करना पड़ेगा कि सोना बहुत कीमती मटेरियल है, मट्टी उसके सामने कुछ नहीं है, बांस उसके सामने कुछ नहीं है। तो सोने की एक चीज या उसकी कीमत जो भी होगी, जितना उसको दे रहे हैं उतना ही एक कुम्हार को देना है। तो इसकी कितनी चीजें इस्तेमाल करना पड़ेगा, उतना एक बांस के काम करने वाले को ही जाना है। इस घर से सबको समान जाना है, किसी को कम या ज्यादा नहीं। तो फिर किसकी किसकी कितनी कितनी चीजें इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये एक चौकड़ा तय किया है अपने पास में, बड़ा परफेक्ट। एक घर में जब हम लोग का हिसाब लगाए कि मिट्टी का कितना सामान लगता है, तो साल में 222 चीजें एक घर में मिट्टी का काम लगता है। हर घर के लोग कम से कम 222 चीजें कुम्हार की इस्तेमाल कर सकते, इतना ही बांस के काम करने वाले का होता था। और ये दो चीज जो है ये परमानेंट रखने की नहीं है। एक साल के बाद इन सबको फेंक डालना है, खत्म करना है। होली के दिन पुराना घड़ा पटक डालना है, फिर नया लेना है, नया इस्तेमाल करना है। इस तरह से घर में कोई मर गया है, पूरा निकाल के फेंक डालना है मट्टी का सामान, फिर नया लेना है। ग्रहण लगा है, पानी के घड़े बदल दिए जाते, ये सब इस तरह का। बांस का काम भी एक साल से ज्यादा घर में नहीं रखा जाता। एक छठ की पूजा होती है यहाँ पे, उस छठ की पूजा के दिन घर में जितना बांस का सामान है, टोकरा, सूप या जो भी बांस का सामान है, वो निकाल के गांव की सीमा पर फेंक देते हैं। उसके बाद नया लेना है, उसकी पूजा करना है, उसके बाद उसको इस्तेमाल करना। बांस और मिट्टी को ऐसा रखा गया है कि साल से ज्यादा नहीं रखना है। तो ये ऊंचा संस्कार एक अपना मार्केट था। शादी में हर कारीगर के घर जाकर के उनकी चीजों को लाना है, और वो 5-5 चीजें लाना है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, कम नहीं होना है। अगर उसके बाद अगर कोई मर जाए
जिस दिन कोई मरता था, सहज ही बांस का काम करने वाला बांस लाता था, कुम्हार मटका लाता था, हरिजन धपड़ा और रस्सी लाता था बांधने के लिए, सुनार पंचरत्न लेकर के आता था, हजाम मुंडन करने के लिए आ जाता था, जुलाहा कपड़ा लाता था, बुक्का गुलाल बनाने वाला समाज जो बुक्कोलू है वो गुलाल लेकर के आता था, दर्जी कपड़े के सिए हुए फूल लेकर के आता था, लोहार और बढ़ाई वो कंपरा मेगरा बांधने के लिए आ जाते हैं। वहां हर जाति का एक प्रतिनिधि वहां पर खड़ा होता था अपना सहयोग लेकर के, और ये सब मिलके उसका अंतिम संस्कार करते थे। उसमें गांव का एक जाति का एक प्रतिनिधि भी नहीं छूटना है, पूरा गांव वहां खड़ा रहना है। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे कार्यक्रम में पूरा गांव इकट्ठा हो, हर जाति का एक प्रतिनिधि खड़ा है तो पूरा समाज खड़ा है, ये सब मिलके उसका अंतिम संस्कार करना। उसके तीसरे दिन से जो कार्यक्रम चालू होते हैं वो फिर इनका मार्केट। तीसरे दिन यह क्या होता है, बढ़ई के घर से एक लकड़ी का फावड़ा और एक सिपाही 3 पैर की और 4 खूंटियां, कुम्हार के घर से एक बड़ा मटका, एक छोटा मटका, एक छोटी सी गुड़गी, एक चिप्पा, 4 दिए, ये होता है। बांस का काम करने वाले के घर से एक सूप और एक टोकरा होता है। बाकी सारे कारीगरों का 1 मीटर लाल कपड़ा होगा या सफेद कपड़ा होगा, रस्सी होगी और फिर ऊन का धागा होगा, कच्चा सूत होगा, ये सब इकट्ठा करके मसान घाट में जाएंगे, घड़े से पानी ला करके उसको चिता को ठंडा करेंगे, लकड़ी के फावड़े से इकट्ठा करके जितनी अस्थियां निकालना है निकालेंगे, बाकी लकड़ी के फावड़े से इकट्ठा करके सूप और टोकरे से दूर कहीं डाल देते हैं और पूरी जगह साफ करके अच्छा लिपाई पुताई करते हैं। करके ये टिपाई गिपाई सब वहां रख वक करके एक छोटा सा कार्यक्रम करके सब वहां फेंक के आते हैं। उसको उठा उठा के फेंकने की एक पद्धति भी है कि फावड़े को कैसा फेंकना है, मटके को कैसा फोड़ना है, कैसे पकड़ के फोड़ना है मटके को, फावड़े को कैसे पकड़ के फेंकना है, ये पद्धति है। और उसके बाद 9वीं 10वें दिन से जो कार्यक्रम होते हैं, ये कार्यक्रमों में कारीगर की बहुत चीजें लगती है। आखिरी दिन का जो कार्यक्रम है शैयादान का कार्यक्रम होता है। ये भड़ाई के घर से पलंग बन के आएगा, हरिजन औरतें उसको बुनेगी, गद्दी बिस्तर उसके ऊपर में लगाएंगे, कंबल होगा उसके ऊपर, 5 बर्तन रखे जाएंगे, बांस का पंखा वंखा रखा जाएगा, लोहे का टोकरा रहेगा, उसमें 4 कील रहेगी, सोने चांदी का कोई गहना होगा, कपड़े रखे जाएंगे, चप्पल रखा जाएगा, ये सब उसके ऊपर होता है। ये सब रख के दान करते हैं। जब हमारे पिताजी गुजरे हैं तो मैं हमारे पुरोहित को बोला कि महाराज इस कार्यक्रम में कारखाने की कोई चीज नहीं आएगी, क्योंकि ये कार्यक्रम सब क्यों किए जाते हैं मेरे को मालूम है। हमारे जितने संस्कार है, जितने कार्यक्रम है, कारीगरों के लिए है, कारखानों के लिए नहीं है। कारखानों के लिए नहीं बनाए, कारीगरों के लिए बनाए, उनको भरपूर काम देने के लिए। कार्यक्रम के द्वारा अगर किसी कारखाने को पैसा जा रहा है तो मैं तो नहीं करूंगा। जो भी इसमें इस्तेमाल करना है वो कारीगर का होगा, जो मिला वो ठीक है, नहीं मिला नहीं होगा, बस उतना ही। तो मैं सारी चीजें इकट्ठा किया। 16 लोटे चाहिए, वहां पीतल के बर्तन चाहिए, बनवाया मैं खसारों से। सही, अरे लोहे का पलंग मिलता है 600-800 में मिलता, वो ला लेना। क्यों, हमारा भलाई है भाई, मैं उससे बनवाता हूँ, लंगड़ा है बेचारा। तो वो सारी चीजें मैं बनवाया। फिर जब तकलीफ होती है, वो है नहीं ना तो मिलता नहीं है सहज, तो भी मैं बनवाया, तकरीबन चीजें बनवाया। मैं लोगों को यही बोलता हूं कि अगर ये सारे कार्यक्रम करना है तो कारीगर की चीजें लगाओ, नहीं अगर मिलती है तो मत करो, क्या होने का है। बहुत सारे समाज ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं ना, क्या हो जा रहा है, उनके मुर्दे उठ उठ के भाग रहे हैं क्या? कहीं किसी का कोई शव भागता फिर रहा नहीं है। अगर ये करना है तो कारीगर की चीज है। कारखानों के लिए ये संस्कार नहीं बने हमारे पास। गांव में जितना कारीगर वर्ग जी रहा है उसके लिए ही ये संस्कार बने और ये त्योहार उनके लिए ही बने, बाकी और किसी कोई कारण नहीं था इतने त्योहार बनाने का, इतने संस्कार बनाने का। हमको ये सबके बिना भी आदमी जी सकता है,
आसानी से जी सकता है ना। होली के दिन गांव में बुक्का गुलाल मनाने वाला समाज है, उनका पूरा स्टॉक खत्म करना है, पूरा रंग वंग उड़ा के खत्म करो, फिर वो तैयारी करेगा, फिर नया बनाएगा। निर्जला एकादशी भी है, पूरा गर्मियों के लिए कुम्हार लोग बर्तन बनाते हैं, वो जुलाई में जाके निर्जला एकादशी होती है, जून जुलाई के आखिर में। तो उस दिन हर एक को घड़ा पंखा दान करना होता है। उनके बाद जो बचा कुचा जितना भी होता है वो उस दिन खत्म करना है। तो इसी तरह से बहुत सारे नोम हमारे पास में होते हैं। नोम की एक पद्धति है दक्षिण में, नोम वो दान है एक तरह का, नोम पूरा है। संक्रांत के समय पे नोम होते हैं। तो नोम में कैसे नोम है कि आम लूटना नोम है। जब किसी के घर शादी हुई, नई बहू आई है, पहली बहू आई है, तो वो आम लूटना नोम करते हैं, तेली का घाना लूटना नोम करते हैं, खसार की दुकान लूटने का नोम करते थे वो लोग। तो कैसा है वो नोम की पद्धति? बाजे गाजे के साथ कुम्हार के घर जाएंगे, उसका जो आवा होता है उसकी पूजा करेंगे, उसमें से एक बर्तन निकाल के उसमें 5 चीजें डाल करके कुम्हारनी को पहले नोम किया जाएगा। उसके बाद जितनी औरतें आई है सबको उठा के बांट दिया जाता है, दे दिया जाता है। उसके बाद उसकी कीमत लगा करके कुम्हार को दे दिया। ऐसे ही तेली के घाने पे नोम होता था। तेली को खबर चली जाती थी, बहुत मिट्टी के गुड़गों में वो तेल भर भर के रखता था। ये जाते एक पहला उठा के, पात्र उठा के तेली की औरत को दान करेंगे, उसके बाद सब लोगों को बांट देंगे। फिर ये कितने का तेल हुआ है उसकी कीमत लगा के उसको दे देंगे। ऐसे ही यहाँ बर्तन की दुकान लूटी जाती, खसार की दुकान लूटी जाती थी। बहुत गिलास कटोरियां बर्तन बना के वो रखता था, वो गए वो उठा के बांट दिए, सबको नोम कर दिए, उसकी कीमत लगा के उसको देना है। तो कभी कभी लगता है कि ये पद्धति क्यों लागू की गई, क्या जरूरत थी? क्योंकि गांव में ये समाज जी रहा है, उनको भरपूर काम तो देना है, उसके लिए ऐसा करना होगा। ये मैं बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं कि हमारी पूरी व्यवस्था वे के लिए, इकट्ठा करने के लिए नहीं। ये तो देते ही रहना है, देते ही रहना है। जैसे ये सबको दे रहा है वैसे ही इसको भी मिलते ही रहता था ना। तो बात ये आती है, अब जैसे गणेश चौथ का त्योहार है, गणेश चौथ कब होती है? सितंबर, अगस्त सितंबर में होती है, अगस्त आखिरी हफ्ते में या सितंबर पहले हफ्ते में होती है। तो उस दिन एक रिवाज था हमारे पास घर की छतों पर पत्थर मारने का, उसको पत्थर चौथ भी बोलते हैं। तो जब आरसीसी की स्लैब नहीं थी, टीन की छतें नहीं थी, तो हर घर पे कुम्हारी का प्रयोग होता था। तो उस दिन बच्चे पत्थर मारते थे, हर घर का 20-25 कवेलू फूटता था। दूसरे दिन से कुम्हारों को काम मिलता था, क्योंकि बरसातों में कुम्हारी काम नहीं चलता। दूसरे दिन से फिर कुम्हारों को काम मिल जाता था। इस तरह से वो समाज अपना नुकसान भोग करके भी मार्केट पैदा किया। इतना जबरदस्त मानस होना, मानस को तैयार करना मामूली बात नहीं है। जो ऐसे मानस के लोग हैं वो ऊंच नीच, किसी को घटिया, किसी को हलकट नहीं बना सकता कभी, वो इसके लिए असंभव है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। ऊंच नीच की बात तो ये समाज कर ही नहीं सकता है, छोटे बड़े की जरूर करेगा कि इसको जिसको हम देना है उससे हम लेना नहीं, वो एक अलग बात है। वो फिर सब बातें फिर बाद में करेंगे पूरा। तो अब ये बात यह है कि ऐसे देने का मानस तैयार करना आदमी के लिए आज कोई हिम्मत नहीं करेगा। इतना सब ऐसे बेकार का खर्चा करने के लिए बड़ा बवाल मचता है ना, घरों में सब बेकार है, लूट के लिए बनाया गया है, यूं है त्यों है करके बोल रहे हैं। अगर ऐसा मानस बनाना है तो क्या करना होगा? कैसे ये मानस बनाया गया हमारे पास जिसमें सब कुछ छोड़ना? तो फिर हमको ये दिखाई देता है कि पार्थिव चित्र और पार्थिव शिल्प कला, अब यहां से कला के द्वारा ये मानस जो बनाया गया गांव में, कला के द्वारा ये मानस बनाया गया, छोड़ने का मानस। चित्रकला है, शिल्प कला है, बहुत सारी चीजें औरतें करती है। अभी रंगोली डाले हैं, सुबह में डाले, शाम में खत्म करना है, फिर डालना है, फिर सुंदर बनाना है। चैत्र गौरी, मंगल गौरी, महालक्ष्मी, नवरात्र की देवियां, ये सब कुछ जो है थोड़ी देर के लिए करना है, उसके बाद इसको पानी में बहा देना है। इतनी चीजें हमारे पास में होती है कि बहुत सुंदर वातावरण तैयार किए, फिर पानी में बहा दिए।
पानी में बहाते समय किसी को दुख नहीं आता। हम ये सारी चीजें करके जब पानी में छोड़ डालते हैं तो क्या दुख आता है क्या हमको? हमारे मानस की इतनी तैयारी हो जाती है कि ये चीज छोड़ते समय भी दुख नहीं आना है। यहां तक कि आखिर में अपना शरीर छोड़ते समय भी हमको दुख नहीं आता। तो इस तरह का एक मानस बनाने के लिए हमारे पास ये सारी कलाओं की जरूरत पड़ी। ये सारे हिसाब से रिवाज, बहुत सारे रिवाज बने हैं। हर कारीगर का अपना रॉ मटेरियल है, उसके अपने गुण हैं, ये सब कुछ है। तो जैसे है कि एक कुम्हार के घर में कोई मर जाए तो कितने दिन तक वो सूतक कर सकता है? एक ब्राह्मण के घर में कोई मर जाए तो ब्राह्मण को तो 12 दिन का सूतक होता है। क्या कुम्हार 12 दिन तक सूतक करके बैठ सकता? क्या उसका सारा रॉ मटेरियल क्या होना है? तो सब खराब होगा, बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो हर कारीगर का जो रॉ मटेरियल है वो कितने समय तक सुरक्षित रह सकता है, उतने दिन का ये लोग शोक मन, उससे ज्यादा का। किसी का 1 दिन के बाद में खराब होता है, वो 1 दिन का किया, किसी का 2 दिन में, किसी का 3 दिन में, किसी का 5 दिन में। उस हिसाब से ये अपने सूतक पातक सब करती है। अब जिसके घर में कोई रॉ मटेरियल नहीं है वो भले ही 1 महीना बैठे रहे ना, क्या होने का है उसको। पर जिनके घर में ये सारी चीजें हैं वो तो नहीं रह सकता। चमड़े का काम तो घंटों के हिसाब का होता है। पोतम जो लगाते हैं, भर करके लगाते हैं, उसके घंटों के हिसाब से उसको उतारना है, लगाना है, निकालना है, ये सब करना है, नहीं तो पूरा का पूरा चमड़ा नाश हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये लोग अपना सूतक पातक सब कायम करती है। करना सबको है मगर अपनी सहूलत से कर लेना है, जबरदस्ती से नहीं। ये सारी चीजें शास्त्राचार है। एक तो होता है शास्त्राचार, एक है लोकाचार। शास्त्राचार ये है कि ये सब तुमको करना है, मगर लोकाचार ये है कि अपनी सहूलत से अपना सब कुछ कर लेना है। वो लोकाचार, अपनी सहूलत से कर लेने की छूट होना है उनको, यानी कि सबको जबरदस्ती करवाया जाना, 16 दिन बैठना नहीं, अपनी सहूलत से। वो लोकाचार है। शास्त्राचार एक है कि ये चीज करना है, विवाह तुमको करना है या शव संस्कार तुमको करना है, मगर तुम अपने लोकाचार से कर। लोकाचार के नाम से पूरी छूट दी गई है कि तुम्हारी सहूलत के अनुसार तुम करना ना भाई, तो कोई जबरदस्ती नहीं कि ऐसे ही करना होगा सबको। ये लोकाचार। तो इस तरह से काफी सुंदर एक अर्थव्यवस्था मार्केट की पद्धति थी खाली, जो हर एक के लिए भरपूर आहार की सुरक्षा और गौरव की व्यवस्था को लेकर के खड़ी है। फिर और बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं जो कलाओं से संबंधित है, जिसके द्वारा इतना सुंदर मानस बनाया जाता था। हमारे पास में 2 तरह की विद्याएं हैं। एक तो है विद्या पूरी सामर्थ्यशाली विद्या है, और एक है सामर्थ्यहीन विद्या है। कला पूरी सामर्थ्यहीन होती है। ज्योतिष है, कला है, नृत्य है, संगीत है, ये सामर्थ्यहीन है। इसको लेकर के आदमी जी नहीं सकता, इसको लेकर के ना कोई व्यवस्था बनती है, ना कोई जीता है। सामर्थ्यशाली पढ़ाइयां रखे जो जिसकी जरूरत होती है समाज में, जैसे वैद्यगिरी है, वैज्ञानिक गिरी है, ये सारी जो है टेक्निकों की पढ़ाई है, ये तो जरूरत की है ना, तो सामर्थ्यशाली है। इसको लेकर के आदमी जी सकता है, लूट भी सकता है, मस्ती मार सकता है इसको लेकर, क्योंकि इसकी जरूरत है हर एक को। इसकी सारी चीजों की जरूरत किसी को नहीं। मगर हमारी सभ्यता में सामर्थ्यहीन पढ़ाइयों को सामर्थ्यशाली पढ़ाइयों से ज्यादा महत्व दिया गया। एक राजा के दरबार में एक गायक का आसन राजा के आसन से 1 बारिश ऊंचा होता था, एक ज्योतिष का आसन इसके आसन से ऊंचा होता था। इनके आसन को ऊंचा रखा गया था, क्योंकि वो लोग ये जानते थे कि सामर्थ्यशाली पढ़ाई व्यवस्था बनाती है, सुरक्षा को बनाती है, मगर मानस नहीं बना सकती है। ये मानस को घटिया बनाती है। ये चाहे तो घटिया मानस, जैसे आज है अपने सामर्थ्य लूट रहा है आदमी, तो ये सामर्थ्यहीन पढ़ाइयां जो है ये आदमी के मानस को बहुत ऊंचा उठाती है, आदमी की पसंद को, आदमी के मानस को बहुत ऊंचा उठाती है, घटिया नहीं बनती देती है। समाज का मानस अगर बहुत ऊंचा उठना है तो इस तरह की सामर्थ्यहीन पढ़ाइयों को बहुत बड़ा महत्व देना पड़ता है।